लेकिन ये मुआवजा कहाँ गया, किसे दिया गया, ये सवाल तब उठता है जब हम इन कैंपों के पनाहगुजीनों से मिलते हैं। आप भी ये पनाहगुजीन कसमपुरसी के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे नुमाइंदे बिनेश पवार मुजफ्फरनगर राहत कैंपों में सरकारी इमदाद नदारद है, लेकिन फलाही तंजीमों की जानिब से जो इमदाद भेजी जा रही है उस पर भी लूट मची है और इंतजामिया तमाशा देख रही है। मुजफ्फरनगर के लोई राहत कैंप में बड़ी तादाद में पनाहगुजीन मौजूद हैं। इन पनाहगुजीनों को सरकारी इमदाद जो थोड़ी बहुत मिल रही थी वो भी बंद हो चुकी है। गुज़िश्ता दिनों ठंड से 40 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसके पेश नजर दिल्ली की एक फलाही तंजीम ने गर्म कपड़ों से भरा ट्रक भेजा। इस ट्रक पर पनाहगुजीनों ने हल्ला बोल दिया। ट्रक पर मौजूद लोगों ने भीड़ से बचने के लिए कपड़े तकसीम करने के बजाय लुटाने शुरू कर दिए। लोग कपड़े लेने के लिए आपस में ही लड़ पड़े, लेकिन यहां मौजूद इंतजामिया सिर्फ तमाशा देखती रही। इस अफरा तफरी में यह भी हुआ कि जिन्हें वाकई जरूरत थी वो महरूम रह गए। और इस पूरे मामले में बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे मुजफ्फरनगर का, जहां से हमारे नुमाइंदे बिनेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। जी बिनेश, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ह्यूमन राइट कमीशन का एक ग्रुप आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर है। किन किन इलाकों में ये ग्रुप पहुंचा है? देखिए, जो टीम पहुंची है सबसे पहले जनपद शामली पहुंची, जहां पर उन्होंने मलिकपुरा और अन्य जो राहत शिविर है उनका दौरा किया। दौरा करने के बाद जो टीम है सीधी मुजफ्फरनगर पहुंची। मुजफ्फरनगर के लोई राहत शिविर कैंप का दौरा किया। वहां पर आज का जो पूरा मामला रहा है, देर रात बारिश हुई थी और जो बीती रात की बारिश हुई, बारिश की वजह से राहत शिविर जो कैंप है उसमें पानी भर गया। उन पानी को निकालने के लिए टीम पहुंची और साथ ही साथ जो जांच टीम आ रही थी, ह्यूमन राइट की जो टीम आई हुई है, उसको लेकर भी जिला प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए थे और सब आनंद फानंद में वहां टीम पहुंचाई गई और उन्होंने सफाई व्यवस्था और पानी निकालने की व्यवस्था शुरू की। उसके साथ साथ ही मैं आपको पूरे मामले में बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से 100 दिन पूरे हो गए हैं दंगों के, उसके बाद भी अगर बात करें जनपद की तो वाकई सामान्य स्थिति है। लेकिन जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, वो आज भी दंगों का दर्द झेल रहे हैं इन राहत शिविर कैंपों में रह करके। लगातार कड़कड़ाती जो ठंड है, ठंड को भी वो झेल रहे हैं। जो ओस की बूंदें हैं वो उनकी झोपड़ी पर पड़ती है और पूरी रात वो बैठकर रात गुजारते हैं। यानी कि यहाँ की जो राहत कैंपों की स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है। वहां पर ज्यादातर लोग बीमार हैं, बच्चे भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, क्योंकि उनके पास राहत के लिए, उनके पास ओढ़ने के लिए ना तो कोई गर्म ज्यादा कपड़े हैं न कंबल है और उसी से वो लोग परेशान हैं। ज्यादातर राहत कैंपों में जिस प्रकार से कल पूरा कैंप का दौरा किया, वहां पर ज्यादातर लोग ऐसे मिले जिनको मुआवजा नहीं मिला। हालांकि अगर बात करें मुआवजे की तो इसमें लगभग 43 करोड़ 50 लाख रुपए अभी तक बांटे जा चुके हैं। लेकिन राहत कैंपों में जो लोग रह रहे हैं, पहले उसमें संख्या लोगों की कम थी और अब संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो लोग हैं वो ज्यादातर यही कह रहे हैं कि जो मुआवजा की राशि जो मिली है वो उनके परिवार के एक मुखिया को मिली है, जबकि मुखिया के अगर किसी को 5 संतानें हैं और उनकी शादी होकर वो अलग रह रहे हैं तो मुआवजे का हक उनका भी बनता है और उसके लिए वो मांग कर रहे हैं और तब तक उनको मुआवजा नहीं मिलेगा कैंप नहीं छोड़ेंगे। जी विनय, जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप किया था, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी जवाब मांगा था, तो मुख्यमंत्री ने उल्टे मीडिया पर ये इल्जाम लगाया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मीडिया इस पर जो गलत खबरें पेश कर रहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद क्या कुछ चेंजेस दिख रहे हैं आपको वहां पे? देखिए, सबसे पहले तो जो मुख्यमंत्री की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और तस्वीरें गवाह हैं, तस्वीरें साफ बताती हैं कि राहत कैंप चल रहे हैं और राहत कैंपों में स्थिति क्या है, किस तरह से वहां लोग भूखे भी हैं और क्या खाना खा रहे हैं वो लोग। यानी कि वहां पर रह रहे लोगों ने साफ तौर पर कैमरों पर यहां तक कह दिया कि जो लोग कोचियों में रहकर इस तरह की बात कर रहे हैं, वो खुद इन झोपड़ियों में जब रात हम गुजारते हैं, यहाँ आकर रात गुजारे, तो ये 5 लाख रुपए की जो राहत उनको मिल रही है, इस राहत को दुगना इकट्ठा करके कहीं से भी दें, उनको 10 लाख रुपए के रूप में देना पसंद करेंगे। लेकिन कोई यहाँ पर आकर तो देखे। जरूर लगातार जब मीडिया में खबरें आई, मीडिया की खबर चलती रही और इन पीड़ितों की पीड़ा को हमने दिखाया, उसके बाद जरूर टीमें यहाँ पहुंची है। आज भी टीम पहुंची है, लगातार टीम पहुंच रही है और अपने रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन समझ नहीं आता कि क्यों छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार ये कहा जा रहा है कि यहाँ कोई राहत कैंप नहीं चलते, जबकि राहत कैंप चल रहा है और राहत कैंपों में लगभग अगर सिर्फ लोई की बात करें, लोई राहत कैंप की बात करें, तो वहां लगभग 3,500 लोग अभी भी मौजूद हैं, जो कि आज 100 दिन बीतने के बाद भी उन दंगों का दंश झेल रहे हैं।
जी विनेश, जानना चाहेंगे कि जो आपने बताया कि राहत कैंप में जो राहत अशिया पहुंच रही है, दिल्ली से भी एक ट्रक आया, हमने उसकी तस्वीर देखी, विजुअल देखे कि उसमें लूट मच जा रही है। तो ऐसे में जो लोग जिनको जरूरत होगी उनको तो सामान नहीं मिल पा रहा, जो लोग ताकतवर होंगे, जो तगड़े होंगे, उनको सामान मिल जा रहा होगा। ऐसे में जो लोग कमजोर हैं उनको किस तरह से राहत पहुंचाई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं देखिए दर्शक भी देख रहे हैं खबर को, और स्पष्ट रूप से आप ये बताइए कि जो लोग वहाँ राहत कैंपों में रह रहे हैं, जिनको आवश्यकताएं हैं, वो जब रात होती है, जब उनको उन कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है, हालांकि भले ही से दिन में उनको उन कपड़ों की याद ना आती हो, लेकिन जब रात होती है, वो कड़कड़ाती जो ठंड है उसमें वो पूरी रात बैठकर गुजारते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें कपड़ों की आवश्यकता होती है। और जब राहत के नाम पर वहाँ सामग्री पहुंचती है, जिस प्रकार से आपने देखा ट्रक में भरकर कपड़े पहुंचे थे दिल्ली से, और वो कपड़े अगर वहां पर जो राहत कैंप में जो प्रशासनिक टीम लगी है, अगर वो बड़ी व्यवस्था दिखाते हुए उसको वितरित कराती, तो शायद जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सभी को कपड़ा मिल जाता। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से कपड़े फेंके जा रहे हैं और वो उन कपड़ों पर झपट्टा मार रहे हैं, यानी कि जो जरूरतमंद लोग हैं वो दूर खड़े देख रहे हैं, और एक एक व्यक्ति ने वहां पर इतने कपड़े इकट्ठे कर लिए जितने वो पूरे साल पहन भी नहीं सकता। यानी कि अगर वहां व्यवस्था होती, व्यवस्था के तरीके से उनको कपड़े वितरित किए जाते, तो सभी को कपड़ा मिल जाता, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, और अव्यवस्था वहां के चलते जो राहत सामग्री पहुंच रही है वो लोगों तक ढंगपूर्वक नहीं मिल पाती। जी विनेश, जानना चाहेंगे कि अभी हाल में 40 बच्चे जो है इस कैंप से वो मर चुके हैं, उसके बाद क्या सरकार कुछ जागी है? क्या वहां पे डॉक्टर पहुंचाए गए हैं, या जो एनजीओ की तरफ से इमदाद मुहैया कराई जा रही है, डॉक्टर मुहैया कराए जा रहे हैं, उसी से काम चल रहा है? देखिए, सरकारी कागजों की अगर बात करें तो सरकारी कागजों में वहां प्रशासनिक टीम मौजूद है, सफाई व्यवस्था के लिए भी टीम मौजूद है, डॉक्टर भी मौजूद है, दवाइयां भी वितरित की जा रही हैं। लेकिन आप सबसे बड़ी बात यह है, जो विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं, विशेष रूप से एक तो वो वहां नहीं मिलते, जबकि उनसे जो नीचे स्तर के कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो वहां बैठे रहते हैं। और साथ ही साथ आरोप ये भी है, वहां जो राहत कैंपों में लोग रह रहे हैं उनका आरोप ये भी है कि बच्चे अगर बीमार पड़ते हैं तो ये डॉक्टर बुखार की भी दवाई वही देते हैं, जुकाम की भी दवाई वही देते हैं, खांसी की भी दवाई वही होती है, यानी कि साफ तौर पर उन दवाइयों से कई दिन तक खाते रहते हैं और सुधार आने की बजाय और तबीयत बिगड़ती है, जिस वजह से ये लोग अपने बच्चों को या परिवार के सदस्यों को दिखाने के लिए अन्य किसी डॉक्टर के यहाँ पहुंचते हैं, जहां पर उनको पैसे देने के लिए उनकी जेब में पैसे तक नहीं होते। यानी कि इतने मजबूर हैं, इतने लाचार हो चुके हैं लोग कि ये अपना दुखड़ा आखिर सुनाए तो सुनाए किसे, ये इनको रास्ता नहीं पा रहा है। जी विनेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। ये थे मुजफ्फरनगर से हमारे नुमाइंदे विनेश, जो मुजफ्फरनगर में जो फसाद मुतासरीन के कैंप है उसकी आंखों देखी हाल बता रहे थे। अखिलेश हुकूमत और उत्तर प्रदेश की इंतजामिया अपनी पीठ थपथपा रही है। इनका दावा है कि मुतासरीन की भरपूर मदद की जा रही है और 43 करोड़ 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। लेकिन ये मुआवजा कहां गया, किसे दिया गया, ये सवाल तब उठता है जब हम इन कैंपों के पनाहगुजीनों से मिलते हैं। आज भी ये पनाहगुजीन कसमपुरसी की आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुजफ्फरनगर दंगों को 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहाँ के लोग दंगे के दंश को झेल रहे हैं। बात अगर सरकार की करें तो सरकार ने लगभग 44 करोड़ रुपए मुआवजा इनको अभी तक दिया है, लेकिन और अन्य यहाँ पर सुविधाएं देने की भी बात जिला प्रशासन कह रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो कुछ और ही है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ राहत शिविर कैंप में जो लोई में रह रहे हैं वो लोग मौजूद है, उनसे आगे जानते हैं कि किस तरह की स्थिति है और किस तरह का दर्द और किस तरह की ठंड से वो इस समय रात काट रहे हैं शिविर में। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जहीर है जी। मोहम्मद जहीर, ये बताइए कि किस तरह की स्थिति है यहाँ, क्या तुम्हें अभी जिला प्रशासन की तरफ से कुछ सहायता मिली? जी 2-4 दिन से जिला प्रशासन की तरफ से जैसे कंबल वगैरह है, उससे ठंड नहीं रुकती है, तो कंबल वगैरह बांट रहे, बहुत हल्के कंबल है, तो और ठंड से हर बच्चे बीमार भी हो रहे हैं और उससे ठंड नहीं रुक रही है। ठंड से सबसे ज्यादा परेशानी ठंड से है। और फिलहाल जैसे मेरी खुद की स्थिति है कि परिवार से अलग रह रहा हूँ, मेरा मुआवजे में नाम नहीं है, और उसके बाद 12 सदस्य है मेरे परिवार में, उसके बाद भी लिस्ट से मेरा नाम हटा दिया गया। बिल्कुल, यानी कि लगभग 44 करोड़ रुपए मुआवजा दिया तो जा चुका है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे यहाँ मौजूद हैं जिनको अभी भी मुआवजा नहीं मिला है।
आपका नाम? मेरा नाम जहूर हुसैन है, फोगाने का मैं रहने वाला हूँ। क्या समस्या है आपको यहाँ? समस्या ये है जी, एक तो जो है हर चीज की परेशानी है, न हमारे पे जो छत है सर के ऊपर, और नहीं जो है प्रशासन की तरफ से कोई हमें अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर तो जो है कंबल भी मिल रहे हैं, बच्चों के गर्म कपड़े भी मिल रहे हैं। 8 आदमियों का परिवार है मेरा, न मेरा जो है मुआवजे में नाम है, और जो है बस हर चीज की दिक्कत ही बन रही है। बिल्कुल दिक्कतें ज्यादा हैं, लोग फिर भी मजबूरी में यहाँ रह रहे हैं क्योंकि अब उनको अपनी जान का खतरा है। आप बताइए क्या समस्याएं हैं और क्या अभी तक जिस प्रकार से जिला प्रशासन दावे कर रहा है आप लोगों को मदद करने का, क्या वाकई मदद मिली है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मिले। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, और उन्हें भी लोग का प्रशासन ने बिल्कुल नहीं उठाया। जो हमारे आगे तबल गिंडा सोता काटा, प्रशासन तो बिल्कुल अंधी हो रही जी, कुछ नहीं करी प्रशासन तो। यहाँ शिविर में किस तरह रह रहे हैं आप? यहाँ शिविर में झुग्गी में आग बाल बाल कर रात काट रही है जी। हम हमारे जी से हमारे से पूछ कर देखो, वो तो कोठी में रहे, उसे क्या है जो वो 5 लाख रुपए उन्हें दिए, हम उसे 10 लाख रुपए देवा जो हमारे की डालो झुग्गी में बैठ कर दिन रात काटता है। वो सब चले जाएंगे तो हम कहाँ जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पैसे मिल गए अपना काम करेंगे जहाँ इन्होंने देना, हम कहाँ जाए। चल में तो 1 कमरे की भी जमीन नहीं खरीद सकते हम लोग, इतनी महंगी है वहाँ जमीन। तो कुछ शिविर में पड़े, ठंड लगती है, दवाई काम नहीं करती, ये दवाई पवाई चाय तो ले लो, दूध नहीं मिले, कुछ नहीं मिले, हम बहुत तंग है जी। ये दर्द है जो लोगों के जुबान पर सामने आ रहा है। यानी कि बात करें 100 दिन बीतने के बाद भी स्थिति ज्यों की त्यों है। लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर हुए, आज शिविर में रह रहे हैं, लेकिन शिविर में रहने को जिस प्रकार से वो रात काट रहे हैं, उस रात को देखकर नहीं लगता कि आखिर कोई व्यक्ति इस तरह से रात काट सकता होगा। साफ तौर पर कहना है कि कोठियों में रहकर रहना बेहद आसान है, लेकिन उनकी तरह कोठी से निकलकर अगर कोई यहाँ रहे तो मुआवजे के नाम पर मिलने वाली 5 लाख की रकम के बजाय ये 10 लाख उनको दे सकते हैं। दिनेश पवार, ईटीवी न्यूज, मुजफ्फरनगर। अदाकार सलमान खान और कलर टीवी की इंतजामिया के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने की शिकायत दर्ज हुई है। हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन में दफा 295A के तहत दर्ज FIR में कहा गया है कि बिग बॉस नामी शो के जरिए जन्नत और दोजख के मजहबी तस्वुर की तौहीन की गई है। इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए मुंबई में ईटीवी नुमाइंदे हर्षदा से बात करते हैं, जो इस वक्त फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी हर्षदा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस मैनेजमेंट और सलमान खान पर FIR दर्ज की गई है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली जो FIR पे तो दर्ज की है, जो बिग बॉस में आपने प्रोमो में देखा होगा कि जन्नत और जहन्नुम को लेके कुछ संगठन जो हैदराबाद में उनको कोई दिक्कत है, उनका कहना है कि उसकी वजह से मुस्लिम समाज का कोई मानहानि हो जाती है, ये बेसिक कारण है। और उस सिलसिले में सलमान पे फलकनुमा पुलिस स्टेशन जो कि हैदराबाद स्थित है, वहाँ पर IPC 295A के अंतर्गत एक FIR दर्ज हुआ है। जनाब जी हर्षदा, जानना चाहेंगे कि ये जो एपिसोड जन्नत और जहन्नुम वाला है वो काफी पहले खत्म हो चुका है, अब ये मामला सामने क्यों आया जबकि बिग बॉस कुछ ही एपिसोड रह गए खत्म होने में? क्या ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज ये जो बिग बॉस में जो उनका जो इवेंट था, जो फर्स्ट एपिसोड था वो सितंबर में शूट किया। हालांकि हमने सलमान से 1-on-1 मुलाकात भी की थी टीवी नेटवर्क के लिए, और उनके जो प्रोमो चलना शुरू हुए वो जो अगस्त में शुरू हुए, तभी भी कुछ भी मतलब मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई कुछ उसके कोई इम्प्रेशन निकले कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये है वो है। जबकि लेकिन अभी ये कहाँ जा रहा है, क्योंकि जनवरी में उनकी एक फिल्म आ रही जय हो, जिसको लेके एक पब्लिसिटी स्टंट भी माना जा सकता है। और आपका और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दे दूं, जय हो को लेके वैसे भी सलमान परेशान चल रहे हैं, क्योंकि जय हो का ओरिजिनल कॉपीराइट एक्ट के तहत जो टाइटल है वो AR रहमान जी के पास है, और उन्होंने रहमान जी से परमिशन बिना लिए ही जय हो को आगे कर दिया है। तो अभी सलमान के पास ये दिक्कत है कि अगर जय हो को वैसे भी पब्लिसिटी से परे करवाना है तो वैसे भी AR रहमान तो करा रहे हैं, लेकिन अगर सलमान के थ्रू अगर उसकी पब्लिसिटी करवानी होगी तो मेरे ख्याल से बिग बॉस जो कि उनका ही चलता है वहां पर, वो एक जरिया हो सकता है। जनाब जी हर्षदा, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। ये थी मुंबई से हमारी नुमाइंदा हर्षदा, जो बिग बॉस के मैनेजमेंट और सलमान खान पर जन्नत और जहन्नुम का जो बिग बॉस में कंसेप्ट पेश किया गया उस ताल्लुक से केस दर्ज किया गया, उस ताल्लुक से हमें जानकारी दे रही थी। नाज़रीन, खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित।
में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि ऊपर 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा, यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया, खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दक्कन नामे में और 7:30 बजे खास बात में। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की क़यादत में एक वफ्द ने आज वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की। हालिया दिनों ब्रजेश कुमार की क़यादत वाले कृष्णा वाटर ट्राइब्यूनल ने एक फैसला दिया था। इस फैसले को रियासत के साथ शदीद नाइंसाफी बताया जा रहा है। याद रहे कि कृष्णा पानी तनाजा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दरमियान चल रहा था। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले स्कूल जमाती वफ्द में शामिल लीडरों ने ब्रजेश कुमार के ट्राइब्यूनल के फैसले पर गजट जारी न करने और नया ट्राइब्यूनल कायम करने का वजीर आजम से मुतालबा किया। ఇచ్చిన అవార్డును మరి దాంట్లో ఉన్న ఇబ్బందులను కానీ వివరించే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మనం లోయర్ రైపేరియన్ స్టేట్ గా ఉండి మిగులు జలాలను పంపిణీ చేస్తున్నారు కానీ మరి ఎప్పుడైనా వాటర్ తక్కువ వస్తే వాటిని మరి షేరింగ్ కు సంబంధించిన ఎలాంటి వ్యవస్థ పెట్టలేదు. బచావత్ మిగులు జలాల మీద హక్కిస్తే బ్రజేష్ కుమార్ మిగులు జలాలను కూడా పనిచేసి తక్కువ నీళ్లు వచ్చినప్పుడు మన రాష్ట్రాన్ని గాలికి వదిలేసినట్టుగా ఉంది. దాన్ని చెప్పడం జరిగింది. ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంచడం వల్ల మన రాష్ట్రంలో క్రాప్ వేయడం 2 నెలలు మరి లేట్ అయిపోతుంది. పంట వచ్చే టైంకి సైక్లోన్స్ వస్తాయి. లోయర్ రైపేరియన్ స్టేట్ గా వరదలు కరువును మనమే భరిస్తున్నాం కానీ ఈ ట్రిబ్యునల్ అవార్డు మన రాష్ట్రానికి మరి దాదాపు డెత్ వారెంట్ రాసినట్టుగా ఉంది అని చెప్పే విషయాన్ని అఖిలపక్ష బృందంలోని అన్ని పార్టీలు వివరించడం జరిగింది. आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अब तक सर्वे और रिपोर्ट के रुझान से साफ जाहिर है कि अवाम की ख्वाहिश है कि आम आदमी पार्टी ही दिल्ली में सरकार बनाए। सिसोदिया ने कहा कि अवाम से सीधे राब्ते के बाद पीर तक आम आदमी पार्टी का मौकफ वाज़ेह कर दिया जाएगा। जितना टेलीविजन चैनल पे सर्वेस चल रहे हैं या जो पब्लिक इंटरेक्शन हो रहा है उससे निकल के आ रहा है कि लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि ये रिस्क आम आदमी पार्टी को लेना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन अभी हमें लगता है कि हमारा सबसे अहम पड़ाव है जो जनता से संवाद है, लोगों के बीच जाकर उनकी पब्लिक मीटिंग्स करना, वो हमारा आज शाम से शुरू हो रहा है। फ्राइडे सैटरडे संडे बहुत सारी मीटिंग्स होनी है और इन मीटिंग्स से जो निकल के आएगा उसके आधार पे आखिरी फैसला हम सोमवार सुबह तक कर लेंगे। दिल्ली कांग्रेस के सदर अरविंद सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी पर इल्जाम लगाया कि इसकी नीयत साफ नहीं है और अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। उनकी नीयत साफ है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं अपनी चिट्ठी में, कांग्रेस जो है वो 100 साल पुरानी पार्टी है और राजनीति में जो है एक स्तर होना चाहिए, राजनीति का एक मर्यादा का स्तर होना चाहिए। जितना मर्जी कोई किसी का धूर विरोधी हो, जिस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उससे उनको बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी इसीलिए कर रहे हैं कि वो इस जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो कांग्रेस अपना समर्थन वापस ले लेगी। उनकी नीयत में खोट है। जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आपदा के बाद पुनर्निर्माण के लिए वचनबद्ध है उत्तराखंड सरकार। प्री फैब्रिकेटेड घर देकर
सरकार ने पीड़ितों को दिया आशियाना। 2 लाख के मुआवजे की अतिरिक्त राशि को बढ़ाकर किया 7 लाख। तबाह हुई फसलों से निराश किसानों का सरकार ने थामा हाथ। उचित मुआवजा मिलने से किसानों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। आपदा में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने हमें उसका मुआवजा दिया, जिसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद देते हैं। 1 जून 2013 से 31 मार्च 2014 तक प्रभावित परिवारों के विद्युत बिल और जलकर को सरकार ने किया माफ। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है अपने बिजली और पानी का बिल माफ करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपदा से क्षतिग्रस्त 2420 मार्गों में से 2402 मार्गों को खोल दिया गया। खुशहाल उत्तराखंड का पुनर्निर्माण संकल्प है हमारा। हैदराबाद की तालिबात का शानदार तख्लीकी मुजाहरा, यूनिवर्सिटी की सतह पर खुद को मनवाया। खवातीन की हिफाजत के लिए बनाया अनोखा ब्रेसलेट और नाकारा अशिया से बनाया खूबसूरत लैम्प। देखिए खुसूसी रिपोर्ट इतवार शाम 6:30 बजे दक्कननामे में और 7:30 बजे खास बात में। टीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। चंडीगढ़ में इस्मत दरी का एक सनसनीखेज वाकया सामने आया। इस मरतबा कानून के रखवालों ने ही इस्मत दरी जैसी शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। खड्डा लोहारा इलाके में चंडीगढ़ के पुलिस कांस्टेबलों ने 2.5 माह तक एक 17 साल लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। बताया जाता है कि लड़की ने अपना घरेलू झगड़ा सुलझाने के लिए पुलिस को बुलाया था। बाद में एक कांस्टेबल ने लड़की को बहाने से बुलाकर उसकी इस्मत दरी की। इसके बाद इसके दीगर साथियों ने भी लड़की की इस्मत तार की। बीजेपी के मुकामी लीडर की मदद लेकर लड़की के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस सिलसिले में महकमा पुलिस ने 4 कांस्टेबलों को मुअत्तल कर दिया है। 2 कांस्टेबलों की गिरफ्तारी की भी खबर है, जबकि 1 लापता है। चंडीगढ़ में पुलिस एहलकारों के जरिए लड़की की इस्मत दरी मामले पर इलाके में काफी गम और गुस्से की लहर है। चंडीगढ़ में पुलिस स्टेशन के सामने बीजेपी कारकुनों ने आज इसके खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजियों का कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर समाज का ताना बाना ही बिखर जाएगा। लिहाजा पुलिस को ऐसी शर्मनाक हरकतों से बाज आना चाहिए। 16 दिसंबर को इज्तिमाई इस्मत रेजी का शिकार बनने वाली मेडिकल तालिबा की याद में दिल्ली में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में सलमान खुर्शीद की लिखी नज़म की सीडी का इजरा किया गया। नज़म को जिल्ला खान ने आवाज दी है। नायब सदर जमहूरिया हिंद हामिद अंसारी ने जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से बनाई गई म्यूजिक एल्बम ब्रेव हार्ट को लॉन्च किया। पूरी दुनिया को दहला कर रख देने वाले दिल्ली के वाक़े पर वजीर खारजा ने कुछ यूं अपने ख्यालात का इजहार किया। उस समय ऐसा लग रहा था कि खाई है। उन नौजवानों के बीच में जो बाहर निकले हैं मोमबत्तियां लेकर ये कहने के लिए कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ये लड़ाई बहुत दूर तक जाएगी। और ऐसा लगता था कि जैसे हमारे मन में भी वही दर्द है, लेकिन हम उस दर्द को उनके सामने रख नहीं पाते हैं। कहीं हम में और उनमें कहीं बहुत दूरी तो नहीं हो गई। इसलिए मैंने ये चाहा कि मैं किसी तरह से उन तक पहुंचने का प्रयास करूं और इसलिए मैंने ये कविता लिखी। और हाँ, कविता की पंक्तियां शुरू में है कि क्या हुआ दामनी तुझ दमकती जान को, किस तरह पूरा करे तेरे अरमान को। पूछे तुम्हारा पता अब कहाँ, ढूंढे कैसे रास्ते के मिटते निशान। कभी लौट के फिर तुम आना, न करना फिर जाने का बहाना। हमने तो तुम्हारी मौत को भी न माना, ये बात और है कि तुम्हारी मजबूरी थी जाना। मुजाहिद आजादी टीपू सुल्तान के मुतालिक फैली गलत फहमियों को दूर करने के लिए कन्नड़ के बुजुर्ग अदीब और रिटायर्ड जज ने एक किताब तहरीर की है। टीपू सुल्तान एक अजीम मुहिब वतन के उन्वान से शाया इस किताब में तारीखी हवालों से टीपू सुल्तान के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया गया है। मैसूर की खुदादाद सल्तनत के बादशाह और मुजाहिद आजादी हजरत टीपू सुल्तान की शख्सियत और कारनामों पर
कई किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं, लेकिन हाल ही में बंगलुरु में टीपू सुल्तान के मुतालिक कन्नड़ जबान में मंजर आम पर आने वाली किताब कुछ मुख्तलिफ है। टीपू सुल्तान एक अजीम मुहिब्बे वतन नामी इस किताब में टीपू सुल्तान के कारनामों से ज्यादा उनके मुतालिक पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की गई है। कन्नड़ जबान के बुजुर्ग अदीब और साबिक जज कुचन्ना बसप्पा ने इस किताब को तहरीर किया है। किताब के मुसन्निफ का कहना है कि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को बदनाम करने और उनके खिलाफ बगावत पैदा करने के लिए बाज मुसन्निफों को उजरत पर रखा था। And the authorities that they show to show that he was a bigot and he was a cruel man and he betrayed the warriors are all based upon authorities which were written by the British kept press and also the authors. They were deliberately commissioned to write these books. कुचन्ना बसप्पा ने अपनी किताब में कई मिसालों के जरिए ये वाजह करने की कोशिश की है कि टीपू सुल्तान ने तमाम तबकों के साथ इंसाफ करने की कोशिश की। मुसन्निफ ने टीपू सुल्तान पर होने वाली तनकीदों की वजूहात भी बताई। The whole object of creating hatred towards Tipu and indirectly towards the Muslims is only generating hatred in the country between Muslims and Hindus. That should not happen. किताब की इजरा के मौके पर मुनाकिदा तकरीब में मुकर्रिरीन ने कहा कि टीपू सुल्तान की शख्सियत नौजवानों के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती है। ETV न्यूज बंगलुरु। पूरी तरह से मुल्क में ही तैयार किए गए मल्टी रोल सुपरसोनिक जंगी हवाई जहाज LCA तेजस को कल यानी शनिचर के रोज इब्तिदाई ऑपरेशनल क्लियरेंस मिल जाएगी, जिसे फजाइया फौज में इस जहाज को बाजाब्ता शमूलियत के लिए अहम कदम बताया गया है। तेजस हवाई जहाज को कल बेंगलुरु में होने वाली एक तकरीब में क्लियरेंस दी जाएगी। तकरीब में वजीर दिफा AK एंटनी शिरकत करेंगे। HAL का कहना है कि जंगी जहाज को डिलीवरी आइंदा साल से मुतवक्को है। पहले टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की पोजीशन मुस्तहकम नजर आ रही है। टीम इंडिया ने जनूबी अफ्रीका की टीम को इसकी पहली पारी में महज 244 रनों पर ढेर कर दिया। इस तरह इसे पहली पारी की बुनियाद पर 36 रनों की बढ़तरी हासिल हो गई। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाजों के लिए ईशान शर्मा और जहीर खान का मुकाबला करना मुश्किल हो गया था। दोनों बॉलरों ने जनूबी अफ्रीका के 4 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी पारी में जनूबी अफ्रीका की शुरुआत कमजोर रही। इसका पहला विकेट जल्द ही गिर गया। आखिरी खबरें मिलने तक जनूबी अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 35 रन बना लिए हैं। नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। हजार 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि 35 से हम 28 आए हैं। बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं। उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर।
आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, आदाब आदाब डॉक्टर में आपका इस्तकबाल करते हैं। आदाब डॉक्टर के एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हम हाजिर हैं। नाज़रीन, आज इस नए एपिसोड में जिस मेडिकल मौजू पर तफसीली बातचीत होने वाली है और जिस मर्ज जिस बीमारी का आपको इलाज